हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज एमपी पटवारी एमपीपीएससी के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसको हम पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट हो सकते हैं उतने में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सॉलिड में अधिक होता है। तो याद रखिएगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा स्टील में। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? आंसर होगा स्टील में। सेकंड क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य, जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है? तो जो बैगनी रंग होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, और जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, आर्द्रता से, घनत्व से या तापमान से? तो आंसर क्या होगा? जो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है वो होता है दाब से। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ये एमपीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर जो होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला। याद रखिएगा, इसे आप रेड मतलब आर, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी से भी याद कर सकते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो जो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तम्बाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू में पाया जाता है निकोटीन, और जो निकोटीन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए जो लोग ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करते हैं उन्हें क्या हो जाता है? उनके फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा, तम्बाकू बहुत ही डेंजरस होता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है। कैफीन, कैफीन में क्या पाया जाता है? तो कैफीन किस में पाया जाता है? तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैफीन है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। अधिक मात्रा में कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एवोगाद्रो नंबर क्या होते हैं, या ऐसे एवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है? तो देखिए, तीनों ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 जो होता है वो एवोगाद्रो नंबर होता है। नींबू के रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो आप जानते होंगे नींबू स्वाद में कैसा होता है? बहुत खट्टा होता है, और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? 2.4 होता है। ये पीएच मीटर क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो पीएच मीटर होता है वो 0 से लेके 14 तक स्केल होता है, इसका बीच में 7 होता है। अब जो 0 से 7 तक है इसका मतलब क्या होगा? इसका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। 7 से 14 तक क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, मतलब क्षारीय नेचर का होगा। और अगर मान 7 है तो क्या होगा? न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। तो चूंकि नींबू जो होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, तो इसमें क्या है, इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये मोर एसिडिक होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और जो ये पीएच का कॉन्सेप्ट दिया था ये किसने दिया था? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। 7 किसका पीएच होता है? तो जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 वाटर का पीएच होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो जो साइट्रिक एसिड होता है वो किस में होता है? नींबू में और खट्टे फलों में होता है। इसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर तामा, तामा की मतलब तामा किससे मिलके बनता है? तो याद रखिएगा, जो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से क्या बनता है? तामा बनता है। पारा किसका अयस्क है? तो पारा अयस्क होता है गैलेना का। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ब्रॉन्ज, कांसा एक मिश्रण होता है। कांसा किस किस से मिलके बनता है? तो कॉपर और टिन से। एक बार चेक कर लेते हैं। 14 का आंसर है डी। जो पीतल होता है 14 जो होता है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से क्या मिलके बनता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है
ब्रोंज या कांसा जिसे कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। वेसिमर प्रक्रम क्या है? वेसिमर प्रक्रम वेसिमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? तो जो वेसिमर प्रक्रम होता है उससे बनाया जाता है इस्पात। याद रखिएगा, इस्पात या स्टील के प्रोडक्शन में वेसिमर का यूज किया जाता है। कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बालू और सिलिकेट से मिलकर क्या बनता है? कांच बनता है। लोहा किसका शुद्धतम रूप है? तो लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा का क्या होता है? पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। अधिकांशतः लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है। तो जो हेमेटाइट होता है उससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा या जिसे सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है वो क्या है? तो वो है नायलॉन। याद रखिएगा, जो नायलॉन है वो क्या है? फर्स्ट सिंथेसाइज फाइबर है। गन पाउडर, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर सल्फर प्लस चारकोल और प्लस शोरा। शोरा किसे कहा जाता है? जो KNO3 होता है उसको शोरा कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो क्या बनाता है? गन पाउडर बनाता है। अब गन धातु में क्या क्या होता है? तो इसमें कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये धातु वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। टांका या सोल्डर किससे बना होता है? आपने देखा होगा जो वायरिंग रहती है उसको जो वो एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसको जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए टांका का यूज किया जाता है। उसमें सीसा होता है और टिन होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वैसे आप जानते होंगे कि भारी धातु के रूप में ओस्मियम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर और यूरेनियम। तो जो यूरेनियम होती है वो इन सब में भारी धातु होती है। आपको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यूरेनियम का। पोर्टलैंड सीमेंट किससे मिलकर बनी होती है? जो सीमेंट हम घर में बनाने में यूज करते हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट। आपने कोयले के टाइप्स पढ़े होंगे, एंथ्रेसाइट होता है, विटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है इसमें लगभग 80% जो है वो कार्बन पाया जाता है और सबसे शुद्धतम होता है एंथ्रेसाइट। से बेस्ट क्वालिटी का कोयला भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है। तो पायरेक्स कांच कैसा होता है? तो ऊष्मारोधी कांच होता है। मेल्कोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो मेल्कोनाइट होता है वो किसका अयस्क है? कॉपर का। इसको भी याद रखिएगा। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन जो होता है वो पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है। गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केसीन, केसीन नामक जो प्रोटीन होता है वो गाय के दूध में पाया जाता है। पेट्रोलियम का जटिल मिश्रण है। पेट्रोलियम में प्रोपेन होता है प्लस ब्यूटेन होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो पेट्रोलियम में पाया जाता है। एसिड, एसिड क्या करता है? तो एसिड जो नीला लिटमस होता है, जो नीला लिटमस होता है उसको क्या कर देता है? लाल में कन्वर्ट करता है। तो BAL आप ऐसे याद कर लीजिए, बाल। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। इसका जो अपोजिट होगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, वो क्या होगा? बेस होगा। तो बस आप एक याद कर लेंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक्वारेजिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया जो गोल्ड होता है, तो गोल्ड किस किस सोल्यूशन में क्या होता है? पूरी तरीके से घुल जाता है या सोल्यूबल हो जाता है? तो वो होता है एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है? इसमें कौन कौन से एसिड होते हैं? तो इसमें होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और प्लस HNO3। अब कितना कितना अमाउंट रेशियो क्या रहता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि एक्वारेजिया में क्या क्या होता है। एक्वारेजिया में होता है HCl प्लस HNO3। अब ये आपको कैसे याद रहेगा? तो देखिए, आपको इस 3 पर ध्यान नहीं देना है, आपको HCl यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहा है, मतलब ये 3:1
1 में रहता है। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि HCl 1 2 3, तो 3:1 में क्या रहता है, 3, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 3 अमाउंट में होगा और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कितना होगा, 1 होगा। तो 3:1 के रेशो से मिलकर क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया में क्या है, जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एमिनो अम्ल बनते हैं, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन की इकाई होती है या प्रोटीन का मोनोमर यूनिट होता है वो एमिनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एपीकल्चर, स्टडी ऑफ एपीकल्चर क्या कहलाता है, तो जो मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन की जो स्टडी की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, तो वो एपीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। इसको याद रखना है आपको। फिर अगर आपसे पूछा जाए रेशम के कीड़े का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो रेशम के कीड़े का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का पालन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो होता है पिसीकल्चर के। तो ये सारी अब मैं पहले साइंस वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये तो आपसे बनता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो जो पोलियो होता है वो किससे होता है, वो वायरस के कारण होता है। और वायरल डिसीज कौन कौन सी हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, जो TB होता है तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। मलेरिया, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज के कारण। और अगर मतलब बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ में पूछा जाए तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया वायरस के कारण। ये भी याद रखिएगा। एक टेस्ट कंप्लीट होता है, सेकंड टेस्ट है कि अनुवांशिकता या जेनेटिक्स के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये क्वेश्चन तो आप स्कूल से पढ़ते आए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने मेंडल के नियम भी पढ़े होंगे, उन्होंने मटर पर स्टडी की थी, किस तरीके से मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। तो याद रखिएगा अनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन हमें केवल एक ऑप्शन पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, हमें सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। लाइक जैसे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को इन्वेंट किया था 1665 में। तो इसको भी याद रखिएगा। जो ह्यूगो डी ब्रेज हैं, इन्होंने क्या है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। और डार्विन, डार्विन ने क्या है, विकास का जो सिद्धांत है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, जो संघर्ष का नियम है कि जैसे जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को बिना मारे जीवित नहीं रह सकता, उसे अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे जानवर को मारना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, वो डार्विन ने के द्वारा ही दी गई थी। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। चलिए ये तो आपने याद कर लिया। फिर बात आती है मेंडल की, तो मेंडल ने क्या किया था, आनुवांशिकता के नियम दिए थे। वॉटसन और क्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, आपने पढ़ा होगा। डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में आपने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखा होगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है, क्षार होते हैं, बेस होते हैं। तो इस तरीके से AGCT, इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। तो जो ये मॉडल दिया था डबल हेलिक्स, ये किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक। ये दोनों नाम आपको याद रखना है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए टाइफॉइड तो आनुवांशिक रोग नहीं है, ये तो होता रहता है। हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ये भी आनुवांशिक रोग नहीं है। और हैजा तो आनुवांशिक रोग है ही नहीं। लेकिन जो हीमोफीलिया होता है ये क्या है, एक जेनेटिक डिसीज होती है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था, तो यहाँ पर आंसर मेंडल नहीं होगा, बात जेनेटिक्स नाम की पूछी जा रही है, तो आंसर होगा बैटसन। जीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। बट यहाँ पर क्या पूछा रहा है, प्रयोग पूछा जा रहा है। तो जो मार्गन और कैपास थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जीन का प्रयोग किया था। पुरुष जीन संगठक कौन सा होता है, अब देखिए इसको पर समझते हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर पाए जाते हैं। तो जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और मतलब सेम होते हैं, एक्स ही होते हैं। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है, यदि वो XY है तो क्या होगा,
मेल होगा, और अगर वो एक्स एक्स है तो क्या होगा, फीमेल होगा। इससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुष जीन संगठक क्या है, तो आंसर होगा एक्स वाई। फिर गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया था, तो ये मेंडल का लॉ है, तो मेंडल ने दिया था, याद रखिएगा इसको। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो मांसाहारी जीव होते हैं। सहजीविता, सहजीविता का क्या उदाहरण है, लाइकेन। अब लाइकेन, तो जो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल मिलके क्या बनाते हैं, कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। इसको भी आपको याद रखना है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो बात इकोलॉजी की हुई है, तो इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया था। लेकिन यदि यहाँ पर पूछा जाता है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो वो एजी टेंसले ने दिया था। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। एक बार और चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है, यस। 12 का आंसर होगा ए, पारिस्थितिकी कहा जाता है वातावरण और जीवों के अध्ययन को। सेकंड क्वेश्चन है कि जीन किसके बने होते हैं, तो जीन बने होते हैं डीएनए के। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लाइकेन, लाइकेन किसके संयोग से बनता है, तो शैवाल और कवक के। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। सारगैसो समुद्र का नाम पड़ा है, तो जो सारगैसो सागर है ये पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, तो ये शैवालों के कारण पड़ा है। वहाँ पर सारगैसो नाम की क्या पाई जाती है, ग्रास पाई जाती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर भी कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, आपने पढ़ा ही होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। फिर निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है, तो जल, ताप, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कैसे हैं, अजैविक कारक हैं। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक्स वाई होता है वही लिंग का निर्धारण करता है कि फीमेल होगा कि मेल होगा। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स है ट्रिलियम। याद रखिएगा, जो ट्रिलियम है ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स है। और अगर सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाए तो जो शैवाल होते हैं उनका गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। जीन शब्द जोहानसन ने कब दिया था, तो जोहानसन ने दिया था ये तो आपको पता है, लेकिन 1909 में। याद रखिएगा 1909 में जोहानसन शब्द दिया था। डीएनए किसकी कार्यात्मक इकाई होती है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो जीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है जीनोम। याद रखिएगा, जीनोम को ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और जेनेटिक कोड, आपने देखा होगा इस तरीके के जेनेटिक कोड होते हैं, तो वो जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था, महान वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने। और कब बताया था, मतलब इन्होंने जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट बताया था जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब बताया था, 1668 में। याद रखिएगा 1668 में हरगोविंद खुराना जी ने जीनोम का कॉन्सेप्ट बताया था। जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता होती है, वो किन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो एक तो है लाल रंग और दूसरा है हरा रंग। याद रखिएगा, जो लाल रंग है और हरे रंग है, तो आप सिग्नल वाले रंग याद कर लीजिए कि जो लाल और हरा रंग होता है उसमें वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, कलर ब्लाइंडनेस जिनको होती है। फिर लाइकेन, लाइकेन किसका सूचक होता है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ये किसने दिया था, सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, ये दिया था डार्विन ने। याद रखिएगा। मानव में कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, 46, वेरी इजी क्वेश्चन। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो वो हरगोविंद खुराना जी ही थे। जीन जीन किस में होते हैं, तो जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं में क्या है, जीन पाए जाते हैं। जो विकास का सिद्धांत है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी, डार्विन ने, जिन्हें चार्ल्स डार्विन कहा जाता है। हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन है, जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो किसने किया था, तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, हार्ट का सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो विलियम हार्वे ने बताया था।
और लुईस पास्चर ने टीके का आविष्कार किया था। वंशागति के नियम मतलब जो जेनेटिक्स के नियम है इनका अध्ययन किसने, ये किसके अंतर्गत इनकी स्टडी की जाती है, तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। पर्यावरण में अजीव अवयव का उदाहरण है, तो अजीव अवयव क्या हो जाएगा, जानवर, वनस्पति, ये तो नहीं होंगे, ये तो जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो वायु है वो अजीव अवयव है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डी ब्रेज हैं इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था। अब ये म्यूटेशन क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, जीव अपनी जो स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा जो कोरोना है, तो जो कोरोना का वायरस था उसने क्या है अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम कहते थे कोरोना का म्यूटेंट। तो ये जो म्यूटेंट बनता है इसका संबंध म्यूटेशन से ही है। फिर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, ये किसने दिया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डार्विन ने दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अभी बहुत सारे टेस्ट हैं, हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।